बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अंजला इरफान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सेनेट इलेक्शन की। तो नाज़रीन, पार्लियामान का बड़ा ऐवान, आज लगेगा बड़ा इंतखाबी मैदान। सेनेट इलेक्शन के बड़े मुकाबले में गिलानी और हफीज़ शेख मद्दे मुकाबिल हैं। सेनेट की मजमूई तौर पर 37 खाली नशिस्तों के लिए खुफिया वोटिंग होगी। यूसुफ गिलानी और हफीज़ शेख सेनेट के इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। इस्लामाबाद से ख़वातीन नशिस्त पर फौजिया अरशद और फरजाना कौसर आमने सामने हैं। कौमी असम्बली में PTI की नंबर गेम को बढ़तरी हासिल है। सिंध से सेनेट की 11, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से 12 नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी, जबकि शहर इक़्तिदार में जो मुकाबला होगा वो फेवरेट करार दिया जा रहा है। आज होने जा रहा है बड़ा मुकाबला और बड़ा इंतखाबी मैदान सजने जा रहा है। और शहर इक़्तिदार की इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम अख्तर। कराची का अहवाल हमें बताएंगे वकास बाक़िर। पेशावर से हमारा साथ देंगे इरफान मुसाज़ई और कोयटा से हमारे साथ फजल तवाब मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का। वहाँ पर फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर, बताइएगा, इस्लामाबाद में जो मुकाबला होगा वो फेवरेट करार दिया जा रहा है और अब से कुछ देर बाद पोलिंग का आगाज़ भी हो जाएगा। क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद सेनेट इंतखाबात 2021 का जो मार्का है वो शुरू हो जाएगा। कौमी असम्बली हाल को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के ऊपर पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि पोलिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की 12 नशिस्तों पर इंतखाब होगा और सिंध में 11 नशिस्तों के ऊपर इंतखाब होगा। इस्लामाबाद में कड़ा मुकाबला मुतवक्के है, क्योंकि यहाँ पर PDM के जो मुतफ़िका उम्मीदवार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, वो चैलेंज करेंगे PTI के अब्दुल हफीज़ शेख को। और हुकूमत ने भी अपना होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 रोज़ तक जो नाराज़ अराकीन कौमी असम्बली थे और तहरीक इंसाफ और उनके जो इत्तेहादी अराकीन थे उनके साथ मुलाकात की है। जनरल नशिस्त पर ये अहम मुकाबला मुतवक्के है। और साथ में ही जो खातून की एक नशिस्त है वहाँ पर तहरीक इंसाफ की फौजिया अरशद हैं और मुस्लिम लीग नून की जो फरजाना कौसर हैं उनके दरमियान मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। 3 सूबों और इस्लामाबाद में 698 जो अराकीन कौमी असम्बली हैं वो 37 सेनेटर्स मुंतखब करेंगे, जबकि 11 जो सेनेटर्स हैं पंजाब के वो बिला मुकाबला पहले ही मुंतखब हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि जो अराकीन असम्बली हैं अपने साथ वो असम्बली कार्ड लाजमी लेके आएँ। असम्बली कार्ड्स के बगैर उनको वोट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब से कुछ देर बाद ये पोलिंग का मैदान सज जाएगा। पोलिंग स्टेशन के शक्ल इख्तियार कर चुका है कौमी असम्बली हाल, जहाँ पर अराकीन कौमी असम्बली 341 अराकीन कौमी असम्बली हैं जो इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के लिए वोट करेंगे। और अगर हम नंबर गेम की तरफ देखें तो तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादियों का 181 नंबर है, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद PDM के पास 160 सीटों की हिमायत हासिल है। लेकिन क्योंकि ये खुफिया वोटिंग हो रही है इसलिए कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। पीपल्स पार्टी और जो PDM के दीगर रहनुमा हैं वो अपनी जगह पर होपफुल हैं कि हम जो है वो सरप्राइज़ देंगे, जबकि तहरीक इंसाफ कहती है कि हम बासानी ये मुकाबला जीत जाएंगे। ठीक है, यानी दोनों जानिब से दावे भरपूर किए जा रहे हैं, लेकिन फैसला आने पर पता चलेगा कि ये मार्का कौन जीता है। आप साथ ही रहेगा। पेशावर से इरफान मुसाज़ई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इरफान, कहिएगा, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त आप क्या गहमा गहमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में भी अब से थोड़ी देर बाद जो है वो सेनेट का इलेक्शन का जो पोलिंग का अमल है वो शुरू हो जाएगा। पोलिंग का अमला जो है वो पहुंच चुका है। तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 सीटों पर मजमूई तौर पर 23 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है, जिसमें PTI के 10 उम्मीदवार है, जबकि एक उनका इत्तेहादी है। तो वो मजमूई तौर पर 11 उम्मीदवार जो है वो PTI के है। इसी तरह अपोजिशन के जो मुश्तरका उम्मीदवार है वो 5 है। तो इसी तरह जो उनके माबैन जो मुकाबला हो यहाँ पर नंबर्स गेम की अगर बात की जाए तो PTI के पास जो है वो 99 जो है सीट्स है, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवारों को भी उनको हिमायत हासिल है। जबकि इसके साथ जो है वो पोजीशन के साथ जो है वो 43 जो है सीटें है। तो दूसरी जानिब PTI जो है वो दावा करी है कि वो 10 से 11 सीटें जो है वो निकाल लेगी 12 सीटों में। जब दूसरी जानिब पोजीशन का ये कहना है कि वो जो है 5 सीटें जो है वो आसानी के साथ जो है वो निकाल लेगी। अब पोजीशन की जानिब से जो है वो इत्तेहाद है, तो उस पर NP के जानिब से जो है जन्नत सीट पर जो है हिदायतुल्लाह है, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है अब्बास आफरीद है। तो इस तरह जो है अगर एक जनरल नशिस्त पर जीतने के लिए जो है वो
19 वोट जो है वो दरकार है। अगर 813 पॉइंट जो है वो बनते हैं तो उस तकरीबन 19 पॉइंट है। इसी तरह टेक्नोक्रेट और ख़वातीन सीट पर जो है वो 49 वोट जो है वो दरकार है जीतने के लिए, जबकि मिनॉरिटी पर जो है वो 73 वोट जो है वो जीतने के लिए दरकार है। तो दोनों जानिब से, पीटीआई की जानिब से और अपोजिशन दोनों जानिब से जो है वो दावे किए जा रहे हैं कि वो भरपूर जो है वो मुकाबला करेंगे और जीतेंगे। तो पोलिंग का अमल जो है वो 9 बजे शुरू होगा और 5 बजे तक बिला ताद्दुल जारी रहेगा। जी ठीक है इरफान, आप साथ ही रहिएगा। कोयटा से फजल तवाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फजल तवाब, कहिएगा बलूचिस्तान में इस वक्त क्या गहमा गहमी है, और ये बताइएगा क्या तमाम तर इंतखाबी मवाद पहुंचा दिया गया अब तक? जी फजल, आप सुन रहे हैं तो आगाह कीजिएगा कि क्या सूरत हाल है। फजल तवाब से भी हम दोबारा राब्ता करेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं कि आज जो है बड़ा मुकाबला होने जा रहा है और इस हवाले से दोनों जानिब से भरपूर दावे भी किए जा रहे हैं। कराची का अहवाल जानने के लिए वकास बाक़िर हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा सिंध में 11 नशिस्तों पर यह मुकाबला होगा और क्या गहमा गहमी है इस वक्त, किसके जीतने के इम्कानात रोशन दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, हाउस ऑफ फेडरेशन यानी सेनेट ऑफ पाकिस्तान की सिंध से 11 नशिस्तों पर आज इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। सिंध असम्बली को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है और यहाँ पर जो वोटर्स अरकान सिंध असम्बली हैं वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। सुबह 9 बजे से पोलिंग का आगाज़ होगा। सिंध में मजमूई तौर पर 168 अरकान को हक राय दही हासिल है, जिनमें 99 अरकान का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और 65 अरकान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, 65 GDA और PTI पर मुश्तमिल सह जमाती अपोजिशन इत्तेहाद के हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 3 अरकान सिंध असम्बली ने जनरल और ख़वातीन नशिस्तों पर वोट कास्ट न करने का फैसला किया है। MMA से ताल्लुक़ रखने वाले वाहिद रुकन सिंध असम्बली ने भी सेनेट इंतखाबात में वोट कास्ट न करने का ऐलान किया है। तो सिंध में मजमूई तौर पर 168 अरकान में से सूरत हाल यही है कि 164 अरकान अपना हक राय दही हासिल इस्तेमाल करेंगे। सिंध में अगर सेनेट की 11 नशिस्तों की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम ही 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार हैं, जबकि PTI के 2 फैसल वावडा और सैफुल लाबड़ो उम्मीदवार हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से फैसल सब्जवारी और खालदा तैयब को उम्मीदवार नामजद किया गया है, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के यशाउल्लाह खान और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के पीर सदरुद्दीन राशिदी उम्मीदवार हैं। सिंध में सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों में से 4 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबिल कोई उम्मीदवार ही नहीं है, जबकि 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है और ख़वातीन की जो 2 नशिस्तें हैं उस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की 1 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 उम्मीदवार हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए ये बात अब यकीनी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से सेनेट की 6 नशिस्तें जीत सकती है, जबकि 5 नशिस्तों पर अपोजिशन जमातों के साथ उनका मुकाबला होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दावा किया जा रहा है कि वो सेनेट में सबसे ज़्यादा नशिस्तें सिंध से हासिल करेंगे और इसी सूरत हाल को देखते हुए जो गुज़िश्ता 2 रोज़ से सिंध में जो सूरत हाल सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले पहले 3 अरकान सिंध असम्बली ने पार्टी क़यादत के फैसले के खिलाफ ऐलान बगावत किया। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ सिंध असम्बली में PTI के 1 रुकन ने अपना ऐलान वापस लिया और उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी ने उन्हें इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने उन्हें अगवा किया है। तो सिंध में इस वक्त जो है सूरत हाल खासी मुश्किल दिखाई दे रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और PTI के अरकान को अपने अरकान सिंध असम्बली पर दबाव, खौफ, खदशात के खौफ लाहक है। इसी वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और PTI के अरकान सिंध असम्बली को महफूज मकामात पर 2 रोज़ से ठहराया गया है। MKM और PTI के अरकान सिंध असम्बली एक साथ यहाँ पर पहुँचेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध असम्बली में पहुँच चुके हैं। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को भी अब से कुछ देर पहले बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया। यहाँ सिंध असम्बली में जो 168 का ऐवान है, इसकी सूरत हाल इस वक्त खासी दिलचस्प इस तनाजुर में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद अरकान की जानिब से अपनी पार्टी क़यादत के यानी हम कह सकते हैं कि सूबा सिंध में इस वक्त सियासी पारा उरूज पर पहुंच चुका है। वो आप हमारे साथ रहिएगा। कोयटा से फजल तवाब ने हमें ज्वाइन किया है। फजल, कहिएगा बलूचिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं और बलूचिस्तान असम्बली को भी पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है, क्या इंतखाबी मवाद पहुंचा दिया गया है, क्योंकि वोटिंग स्टार्ट होने में कुछ ही वक्त बाकी रह गया? जी बिल्कुल, वोटिंग स्टार्ट होने में कुछ ही वक्त बाकी रह चुका है और बलूचिस्तान असम्बली को पोलिंग का दर्जा दे दिया गया है और पोलिंग का जो अमला है वो भी पहुंच चुका है। मजमूई तौर पर बलूचिस्तान असम्बली की जो 65 अरकान असम्बली है वो आज अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जो अरकान असम्बली है उनकी तादाद 42 है, जबकि अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले 23 अरकान जो है वो आज अपनी किस्मत यहाँ पे जो है ना आजमाएंगे। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 28 उम्मीदवार
امیدوار جو ہے وہ سینٹ امیدوار وہ اس وقت میدان میں نظر آ رہے ہیں، جس میں جو مجموعی طور پر 7 جنرل نشستوں پر 2 ٹیکنوکریٹ 2 خواتین اور ایک اقلیت کی نشست پر آج یہاں پر دنگل جو ہے بلوچستان اسمبلی میں سج رہا ہے۔ کچھ دیر بعد جو ہے پولنگ کا جو عمل ہے اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ اگر سیاسی درجہ حرارت کی بات کی جائے تو رات گئے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو تھے وہ اتحادیوں سے ملاقاتوں کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رکھے ہوئے تھے، اور جو خصوصاً پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر سردار یار محمد رین جو ناراض تھے بی اے پی سے اور مرکزی قیادت سے، تو جو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی جو کوششیں تھی وہ بھی رنگ لے آئی، اور 4 روز تک چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی جو ہے وہ کوئٹہ میں ڈیرے جمائے ہوئے تھے، بالآخر وہ کامیاب ہو گئے اتحادیوں کو منانے میں۔ مجموعی طور پر حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ آج جو 42 ارکان اسمبلی جو حکومتی اتحاد میں شامل ہے وہ مجموعی طور پر مشترکہ طور پر امیدواروں کو ووٹ کریں گے، اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ 8 نشستیں حاصل کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، جبکہ جو متحدہ اپوزیشن ہے جمعیت علماء اسلام اور بلوچستان نیشنل پارٹی، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ 6 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اگر عددی اعتبار سے دیکھا جائے تو جو 8 نشستیں ہیں 12 میں سے وہ حکومت حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ ان کے پاس 42 ارکان اسمبلی ہے، جبکہ اپوزیشن کے پاس جو ہے 23 ارکان اسمبلی ہے، تو اس حساب سے جو ہے وہ 4 سے 5 جو سیٹیں ہیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ بلوچستان اسمبلی کے اطراف پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کی بھی انتہائی سخت انتظامات جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ حکومتی ارکان جو ہے وہ بھی ان کا بھی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے وہ ایک قافلے کی صورت میں آج بلوچستان اسمبلی آئیں گے، اور یہاں پر جو ہے وہ ووٹ اپنا رائے دہی استعمال کریں گے، جبکہ دوسری جانب جو اپوزیشن ہے ان کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم بھی جو ہے قافلے کی صورت میں آج بلوچستان اسمبلی آئیں گے۔ گیما گیمی جو ہے بلوچستان میں وہ بھی جو ہے وہ آج عروج پر ہے، آج چونکہ رائے دہی استعمال کرنے کا دن ہے تو کچھ ہی دیر بعد جو ہے پولنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے۔ دیر رہ گئی ہے۔ بہت شکریہ فضل طواب، آپ ہمیں بلوچستان سے آگاہ کر رہے تھے۔ شہر اقتدار سے فہیم اختر اور کراچی سے وقاص باقر، جبکہ پشاور سے عرفان موسیٰ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آپ تمام نمائندگان کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین، سینٹ الیکشن سے چند گھنٹے قبل ووٹوں کی مبینہ خریداری کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی مبینہ ویڈیو پر تہلکہ مچ گیا۔ علی حیدر گیلانی پی ٹی آئی رکن سے مبینہ ووٹ خرید رہے ہیں، اور سید علی حیدر گیلانی نے ویڈیو کو اصل بھی مان لیا ہے۔ کہا کہ سینٹ امیدوار کا بیٹا ہوں، ووٹ مانگنا میرا حق ہے۔ ادھر الیکشن کمیشن نے علی حیدر کی ویڈیو کا نوٹس لیتے ہوئے میرٹ پر تحقیقات کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ سینٹ انتخابات سے پہلے ووٹوں کی مبینہ خریداری۔ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی کی ویڈیو نے تہلکہ مچا دیا۔ علی حیدر گیلانی تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی سے ووٹ خریدنے کی بات کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رکن کو ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ 71 اگر ووٹ ضائع کرنا ہے انہوں نے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک انہوں نے جو لگا کہ اچھا ہم دونوں کو کراس کریں گے، یوں کراس کرو گے، دونوں کو کراس کرو گے یا ٹیک ہوگا، تم نے ادھر لکھنا ہے 23 70 61، تاکہ جب وہ بیلٹ میں اپنے اپنا لکھوں گا، اپنا نام لکھے گا 60 لکھے گا کہاں پہ؟ بیلٹ کے تو ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ علی حیدر گیلانی نے میڈیا سے گفتگو میں ویڈیو کو اصل مان لیا۔ کہتے ہیں کئی حکومتی ارکان تحریک انصاف چھوڑنا چاہتے ہیں۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میرے سے جو جس شخص نے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا وہ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں بیلٹ کے اوپر مہر لگی ہوئی ملے ہم کیا کریں گے؟ اگر وہ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، پی ٹی آئی کی اکثریت جو ممبران ہیں وہ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، اگر ان کو وہ بیلٹ پیپر حفیظ شیخ کے ساتھ مہر والا دیں گے تو وہ اگر نہیں دینا چاہتے تو اس کے بعد وہ کیا کریں؟ میں تو ان کو صرف یہی سمجھا رہا تھا۔ الیکشن کمیشن نے علی حیدر گیلانی کی ویڈیو کا نوٹس لے لیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ویڈیو کی میرٹ پر تحقیقات ہوں گی۔ اور الیکشن کمیشن میں یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے۔ تحریک انصاف کا یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دینے کا مطالبہ۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوئے۔ علی حیدر گیلانی نے ایم این ایز کو ووٹ خراب کرنے کی ترغیب دی ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے علی حیدر گیلانی کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ علی حیدر گیلانی کی نیوز کانفرنس اقبال جرم ہے۔ الیکشن کمیشن میں یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔
तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए। अली हैदर गिलानी ने MNAs को वोट खराब करने की तरगीब दी। फरूख हबीब और कमल शोज़ब ने कहा कि इलेक्शन से पहले एक्शन लिया जाए। जिस अंदाज से उन्होंने उनको इन्फ्लुएंस किया है, जिस अंदाज से उनको तरीके बताए गए कि वोट को ज़ाया किस तरीके से किया जा सकता है और वोट को किस अंदाज से तय लगाकर आपने कास्ट करना है ताकि निशानी रहे कि ये वोट आपने डाले हैं, तो ये मौक़िफ़ तो हम शुरू दिन से सामने रखे हुए हैं कि किस अंदाज से हर बार सेनेट के इंतखाबात के अंदर वोटों को खरीदा जाता है, ज़मीरों के सौदे किए जाते हैं और अरबों रुपया जो है वो सेनेट के वोटरों को खरीदने के ऊपर खर्च किया जाता है। मेरे ख्याल में तो उनको इलेक्शन कमीशन के एक्शन से पहले खुद ही मुस्ताफी हो जाना चाहिए, जो उनके कहने पे उनके बेटे साहब ये और एक सिटिंग MPA इस तरीके के कारनामे करते पाए जा रहे हैं कि लोगों के ज़मीरों के सौदे कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में वोट खरीदने को आइन की पामाली करार दिया। वो पाकिस्तान के आइन को पामाल करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है। इस पे तो आर्टिकल 6 लड़ना चाहिए। बच्चे पाकिस्तान के जो ये देख रहे हैं तमाशा, पिछले 2 दिन से जो बकरा मंडी लगी हुई है और ये जमीरों की खरीदो फरोख्त हो रही है, ये क्या समझेंगे जमहूरियत के बारे में? जो लोग हैं ये जमहूरियत दुश्मन लोग हैं, ये आइन दुश्मन लोग हैं और ये पाकिस्तान के खतावार लोग हैं। इनके साथ अब इंशाल्लाह आप देखिएगा अवाम अगली दफा करते क्या हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि अली हैदर गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इक़बाल जुर्म है। इलेक्शन कमीशन की अब जिम्मेदारी है कि वो रेफरेंस करे यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ और उनको इलेक्शन लड़ने से नाअहल डिक्लेयर किया जाए। इलेक्शन कमीशन जब इतना पूरे मुल्क में कोहराम है तो इलेक्शन कमीशन जो है वहाँ पर क्यों कोई ऐसा एक मौजूद नहीं है, एक सिस्टम के जो एड्रेस कर सके इस तरह के फौरी मामलात को। मेरी नज़र में इस वक्त यकीनन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हंगामी इक़दामात जो हैं वो करने होंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने इलेक्शन कमीशन से यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली का मुतालिबा किया। उसी एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक्स जो मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हुए शख्स, उनके बेटे ने उस वीडियो में वाज़े नजर आया कि उनका बेटा जो है वो खरीदो फरोख्त कर रहा है। वो मेंबर असेंबली जो है उनको बता रहा है कि आपने या हमें वोट देना है या वोट ज़ाया करना है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तकाजा करते हैं इस पे फौरी तौर पर एक्शन लें, गिलानी साहब को नाअहल किया जाए। वो इखलाकी, कानूनी, मॉरल अब अथॉरिटी खो चुके हैं इलेक्शन लड़ने की। शहबाज गिल ने मजीद कहा, ये बात साबित हो गई ये लोग सेनेट का इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होने देंगे। और यूसुफ रजा गिलानी ने सूरत हाल का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यूसुफ रजा गिलानी ने कहा PTI वाले अपने अरकान को संभालें, हुकूमत खुद अरकान को 50-50 करोड़ के फंड्स दे रही है। ना नाम उनको पता है कौन है, ना ये पता है वो कह रहा है, और सारी मीडिया में वो चला रहे थे। उनको खौफ किस चीज़ का है? अपने मेंबर से क्यों डर रहे हैं? हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे इत्तेहाद के लोग हैं, हम तो उनका कोई ये नहीं उन पे शक कर रहे हैं, मगर वो अपने लोगों पे शक कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारे मेंबर्स जो आपके बेटे को मिले क्यों मिले। तो आप अगर उनको करना था तो आप अपने मेंबर्स को संभालें। हमारा राइट है वोट मांगना। मैंने तो इमरान खान साहब को भी लेटर लिखा है कि आप हमें वोट दें, ना देना उनका काम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी हुकूमत पर इल्ज़ाम। कहते हैं कि अगर इलेक्शन में पैसा इस्तेमाल हो रहा है तो हुकूमत ही ऐसा कर रही है। बिलावल भुट्टो ने सेनेट में PDM की कामयाबी का दावा भी कर डाला। कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक सेनेट इलेक्शन जीत चुकी है। पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जीत चुका है, जिद्दोजहद में आज से ही कामयाब है। जो भी कल होगा वो बोनस होगा। और ये जो गलत इंप्रेशन डालने की कोशिश की जा रही है कि पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अपोजिशन का किरदार कशी हो रहा है। अगर कहीं और पैसा इस्तेमाल हो रहा है तो वो हुकूमत इस्तेमाल कर रहा है। इमरान खान अपने ही मेंबर्स को ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इत्तेहादियों की ब्राइब कोशिश कर रहे हैं।
और नाज़रीन, सेनेट की खरीदो फरोख्त हो ना हो, इससे मुतल्लिक़ मुबैना व्हाट्सएप चैट और मुबैना ऑडियो मैसेजेस सामने आ ही गए। पीटीआई के एमपीए का ये दावा है कि उन्हें खरीदने की कोशिश की गई है, जो उन्होंने ठुकरा दी। एमपीए अब्दुल सलाम का व्हाट्सएप चैट के बारे में मजीद क्या कहना है, पेशावर से ब्यूरो चीफ मुमताज़ बंगश की रिपोर्ट में देखते हैं। 4 करोड़ आखिरी फाइनल ऑफर दे। खैबर पख्तूनख्वा में वोट बेचने से मुतालिक मर्दान से पीटीआई के एमपीए के साथ मुबैना व्हाट्सएप चैट सामने आ गई। एमपी अब्दुल सलाम का दावा है कि चैट मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी के मिडलमैन की तरफ से की गई। मोबाइल उठाया तो उस पर वो चैट्स कुछ आ रही थी, मैंने जब चेक किया तो वो एक ऑफर आई थी वोट भेजने के लिए कि हमें वो वोट दे दो, हम आपको कुछ दे देंगे, हमारे साथ ताउन करे वोट में। तो मैंने उनसे जब नाम पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने मुझे नाम तो उस वक्त नहीं बताया, मगर उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको ऑफर 8 करोड़ की ऑफर है, उससे बात करते हैं, आप हमारे साथ ताउन करें। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार टेक्नोक्रेट की नशिस्त से इंतखाब लड़ रहा है, जबकि लीगी उम्मीदवार पीडीएम की जानिब से जनरल नशिस्त पर है। एमपी अब्दुल सलाम के मुताबिक उनसे लीगी उम्मीदवार के लिए जनरल नशिस्त पर मुबैना तौर पर वोट मांगा गया। चैट में पहले 8 करोड़ और फिर 10 करोड़ की ऑफर की गई, बाद में ये ऑफर कम करके 4 करोड़ तक नीचे आ गई। अब्दुल सलाम के बकौल उनसे ऑडियो चैट भी की गई। आखिरी ऑफरदारा को वही मुंह कसान बस दिन अलावा नूर खुदेव का रची या न रची हर सड़ी खपला मर्जी दे, वही 4 ना पास यो कसम ना आलू। 4 करोड़ आखिरी फाइनल ऑफर दे कता सो पता 4 बने रजियो हुमा तब जवाब रा कि ओस दल तनजू सीधा अलता एताबाद की तासो खबर डनको। मुबैना व्हाट्सएप चैट बैरून मुल्क के नंबर से की गई। अब्दुल सलाम के मुताबिक वो पीटीआई के रुकन हैं और अपनी वफादारी बेचने का सोच भी नहीं सकते। मुबैना चैट किसके कहने पर की गई और इसके पीछे क्या मकासद कार फरमा थे, इसका पता इंक्वायरी के बाद ही लगाया जा सकेगा। कैमरामैन के फैज शाह और साथी रिपोर्टर जिशान काकाखिल के साथ मुमताज बंगश, 92 न्यूज़, पेशावर। और अपसेट होगा या हुकूमत सरप्राइज देगी, शहर इक़्तिदार की सबसे अहम सीट पर पूरे मुल्क की नजरें लग गई हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब होंगे या अब्दुल हफीज शेख, फैसला आज हो जाएगा। नाज़रीन, ऐवान बाला पर हुक्मरानी के लिए हर सीट ही अहम है, लेकिन पूरे पाकिस्तान की नज़रें जिस बड़े टाकरे पर हैं वो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से जनरल सीट पर है, जिस पर हुकूमत की जानिब से वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख और मुत्तहिदा अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार साबिक वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली यूसुफ रज़ा गिलानी आमने सामने हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद से ऐवान बाला के मेंबर के लिए ऐवान ज़ेरी के अराकीन के वोटों की ज़रूरत होती है। कौमी असम्बली 342 अराकीन का ऐवान है, लेकिन इस वक्त एक नशिस्त खाली होने की वजह से ऐवान के टोटल अराकीन की तादाद 341 है। अगर हम पार्टी पोजीशन की बात करें तो हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ के अराकीन की तादाद 157 है। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून के MNAs 83 हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान की तादाद 55 है, जबकि जमीयत उलमाए इस्लाम फे के अराकीन 15 हैं। इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अराकीन 7 हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 5 हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5 हैं, BNP मेंगल के 4 हैं, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 3 हैं, जमहूरी वतन पार्टी और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक रुकन के साथ इस खेल का हिस्सा हैं, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवारों का वोट भी सेनेट इलेक्शन में अहम किरदार अदा कर सकता है। नाज़रीन, अब सियासी जोड़ तोड़ की बात करते हैं। ज़ाहिरी तौर पर हुकूमती इत्तेहाद के पास 181 वोट हैं, जबकि सेनेट इलेक्शन की बिसात पर अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के पास 160 वोट हैं। मतलब ये कि हुकूमत को कौमी असम्बली में 21 वोटों की बरतरी हासिल है और इस बरतरी को ख़त्म करने के लिए और अपने उम्मीदवार को कामयाब कराने के लिए अपोजिशन को सिर्फ 12 अराकीन कौमी असम्बली की हिमायत दरकार है। नाज़रीन, इस्लामाबाद की नशिस्त पर अराकीन कौमी असम्बली अपना वोट कास्ट करेंगे तो जनरल नशिस्त पर हर रुकन का एक ही वोट तसव्वुर होगा।
اور ناظرین اہم خبر یہ ہے کہ کرتارپور راہداری میں مزید توسیع کا معاملہ، ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ راہداری کو بین الاقوامی سیاحتی معیار پر لانے کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کیا گیا ہے اور اس اجلاس میں منصوبے کے دوسرے مرحلے کے تحت سفارشات پیش کی جائیں گی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے قاضی ندیم اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاضی ندیم اقبال، بتائیے گا کیا سفارشات تیار کی گئی ہیں اس سے متعلق؟ حکومت پاکستان مستقل بنیادوں پر بین الاقوامی سیاحت کے فروغ کے تناظر میں کرتارپور راہداری کے حوالے سے معاملات کو مزید آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے اور اسی وجہ سے آج اہم اجلاس چند گھنٹوں پر شروع ہونے جا رہا ہے، جس کی صدارت کرتارپور PMU کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایڈیشنل سیکرٹری شرائنز محمد طارق کریں گے۔ اجلاس میں متروکہ وقف املاک بورڈ حکام کے علاوہ وارڈ سٹی اتھارٹی، ڈپٹی کمشنر ناروال، ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ، اسسٹنٹ کمشنر ناروال، اسسٹنٹ کمشنر گجرانوالہ، بورڈ آف انویسٹمنٹ حکومت پاکستان، بورڈ آف انویسٹمنٹ حکومت پنجاب کے ذمہ داران شریک ہوں گے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اجلاس کے شرکاء اپنی اپنی جانب سے کرتارپور راہداری کے نزدیک بین الاقوامی معیار کے حامل ہوٹلز کی تعمیر، گریڈ اسٹیشن کی تعمیر، متروکہ وقف املاک بورڈ، گلوبل نوبل، رینجرز، کسٹمز اور امیگریشن جیسے اداروں کے ملازمین کی اور افسروں کی رہائش گاہیں تعمیر کرنے کی بابت سفارشات پیش کریں گے۔ اجلاس میں ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کی بابت معاملات کے علاوہ کرتارپور میں بعض زائرین کی جانب سے سکھ روایات کے برعکس کیے جانے والے اقدامات کی روک تھام کے حوالے سے معاملات بھی زیر بحث آئیں گے، جبکہ اجلاس میں دی جانے والی تجاویز سفارشات کو مدنظر رکھتے ہوئے رپورٹ وفاقی حکومت کو پیش کی جائے گی اور معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد کام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ قاضی ندیم اقبال، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پنجاب میں نوجوانوں کا مستقبل محفوظ رکھنے کے لیے اہم اقدام، مستقبل کے معماروں کو اخلاقی اعتبار سے مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ حکومت نے جرائم میں ملوث بچوں کو تھانوں میں الگ حوالات میں رکھنے کے لیے پالیسی وضع کر دی ہے۔ کم عمر ملزموں کو جرائم پیشہ افراد سے الگ حوالات میں بند کیا جائے گا اور جن تھانوں میں بچوں کے لیے الگ حوالات نہیں ہیں ان میں نئی حوالات بنائے جائیں گے۔ اسی پر بات کریں گے، میاں رؤف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں رؤف، بتائیے گا اس پر عمل درآمد کا آغاز کب سے ہو جائے گا؟ جی، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے نوجوانوں کو مستقبل کے معمار اور شہین قرار دیا ہے۔ کوئی بھی نوجوان پیدائشی طور پر ملزم یا مجرم نہیں ہوتا۔ حالات و واقعات اور ارد گرد کا ماحول اس کی پرورش میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ IG پنجاب انعام غنی نے معاشرے کی فلاح اور قوم کے نوجوانوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے حوالے سے نہایت اہم اقدام اٹھایا ہے۔ IG پنجاب کے احکامات کی روشنی میں مستقبل میں کسی جرم کی پاداش میں تھانے آنے والے ملزم نو عمر اور نوبالغ بچوں کو بالغ ملزمان کے ساتھ حوالات میں بند نہیں کیا جائے گا۔ نو عمر بچوں کے لیے الگ سے حوالات پابند سلاسل کیا جائے گا اور جن تھانوں میں بچوں کے لیے حوالات الگ سے دستیاب نہیں، وہاں تھانے کے دوسرے کمروں میں نو عمر بچوں کو رکھا جائے گا۔ یہی نہیں، جن تھانوں میں الگ سے حوالات دستیاب نہیں، وہاں نئی حوالات بچوں کے لیے تعمیر کی جائے گی۔ اس ضمن میں پنجاب بھر سے رپورٹ طلب کر لی گئی ہیں جو مکمل ہونے کے بعد باضابطہ طور پر فنڈ جاری کر دیے جائیں گے۔ بلا شبہ مستقبل کے نوجوانوں کا مستقبل محفوظ رکھنے اور ان کو اخلاقی اعتبار سے مضبوط بنانے کے حوالے سے IG پنجاب کا یہ اہم فیصلہ ہے جس کی ہر سطح پر ستائش کی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ میاں رؤف، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ رخ کریں گے بہاولپور کا، جہاں پر شاداب کالونی میں ناقص مٹیریل سے تعمیر سیوریج پائپ لائن بیٹھ گئی ہے۔ مختلف گلیوں اور بازار میں جگہ جگہ سیوریج کا پانی جمع ہو چکا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے امجد آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امجد، بتائیے گا کب یہ لائن ڈالی گئی تھی اور کیا انتظامیہ نے کوئی نوٹس لیا ابھی تک؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں بہاولپور کی شاداب کالونی میں۔ یہاں پر سرکاری طور پر 27 لاکھ روپے کی سیوریج لائن ڈالی گئی۔ یہ مین بازار ہے، 1.5 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اس لائن کو ڈالے ہوئے۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کب یہ لائن ڈالی گئی اور ٹھیکیدار نے دوبارہ اس کو ریپیئر کیوں نہیں کیا جبکہ لائن یہ بیٹھ چکی ہے، بتائیے گا۔ یہ 1.5 ماہ ہو گئے سر، یہ لائن ڈالی ہے، لائن چالو نہیں ہوئی۔ ہم بار بار ٹھیکیدار سے کہہ رہے ہیں بھی مہربانی کرو لائن کو چالو کرو، لیکن وہ چالو نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے اس پر۔ ہم بڑے مجبور ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ کئی دنوں سے ہم التجا کر رہے ہیں ضلعی حکومت سے بھی، ان کے کانٹریکٹر سے بھی، لیکن کانٹریکٹر کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی۔ 19 لاکھ روپے کا کام 27 لاکھ روپے میں کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے اندر کرپشن کی گئی، جس کی وجہ سے جگہ جگہ سے لائن بیٹھ چکی ہے اور گندا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ جی
अमजद अवान आपका शुक्रिया। नाज़रीन, सिंध हुकूमत की अदम तवज्जुही और मार्केट कमेटी की नाअहली के बाइस दादू में सब्ज़ी और फ्रूट मार्केट 9 साल गुजर जाने के बावजूद भी गैर फाल है। बात करेंगे इमदाद खुश्क से। इमदाद खुश्क, बताइएगा इंतज़ामिया इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी को सिंध में 3 मरतबा हैट्रिक करने के बावजूद भी इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादू की शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से सब्ज़ी और फ्रूट मार्केट में। आप मेरे अगम में देख सकते हो, ये फ्रूट और सब्ज़ी मार्केट को 9 साल गुजरने के बावजूद अभी तक गैर फाल है। ये गैर फाल होने की वजह से यहाँ के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। करोड़ों की लागत से ये जो सब्ज़ी मंडी है, इसकी जो दुकानें, ये टूट फूट का शिकार है। यहाँ जानवरों ने डेरे जमा के रखे हुए हैं। इसका जो इफ्तिताह जो किया था साबिक़ मिनिस्टर तालीम पीर मज़ल हक ने 2012 में इसका इफ्तिताह किया था, ताकि अभी तक ये फाल ना हो सके। दूसरी तरफ से मैं आपको बताऊं, जब हमारी बात हुई है यहाँ के शहरियों को, उनका कहना है कि दादू में सरकारी सब्जी मंडी ना होने की वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शहरियों का ये भी कहना है कि हमने काफ़ी मरतबा DC दादू और मार्केट कमेटी को भी दरखास्तें दी है, मगर उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। यहाँ के इलाके में किन्हों शहरियों ने सिंध हुकूमत और आला हुकूम से मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द नोटिस लिया जाए और जल्द से जल्द दादू की ये जो गैर फाल शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से जो सब्जी मार्केट है, इसको जल्द से जल्द फाल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। नाज़रीन, सिंध हुकूमत और महकमा तालीम की गफलत के बाइस नवाब शाह में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल ताज कॉलोनी की इमारत 8 साल से इल्तवा का शिकार है। बात करने के लिए नवाब शाह में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अमजद अली आराई। अमजद, बताइएगा स्कूल की इमारत अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हो पाई है? जी बिल्कुल, कहा यह जाता है कि पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान, लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो इस चीज़ से बिल्कुल गाफिल नज़र आ रही है। मैं इस वक्त नवाब शाह की गुंजान आबादी वाले इलाके ताज कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर 2013 में इस स्कूल की बिल्डिंग का इफ्तिताह किया गया था। उस वक्त की सूबाई मिनिस्टर डॉक्टर अजरा फजल पेचो ने इनका इफ्तिताह किया था, लेकिन 8 साल गुजरने के बावजूद ये स्कूल की बिल्डिंग जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाई है। करोड़ों रुपए की लागत का ये मंसूबा है जो अधूरा पड़ा है, सिर्फ़ और सिर्फ सिंध हुकूमत की गफलत के बाद। यहाँ के जो इलाका मकीन है, जो इस ताज कॉलोनी के रहने वाले हैं, वो खासी परेशान हैं अपने बच्चों की तालीम के हवाले से, क्योंकि उनके बच्चों को तालीम के हसूल के लिए दूर दराज इलाकों का सफ़र करना पड़ता है और उन्हें खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जो इलाका मकीन है, उन्होंने मुतालबा किया है सिंध हुकूमत से कि फिलफौर नोटिस लिया जाए और इस स्कूल की बिल्डिंग को मुकम्मल किया जाए ताकि उनके बच्चे जो हैं वो तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकें। अमजद अली आराई, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, इस्लामी तारीख़ पर मबनी ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल की पाकिस्तान में मकबूलियत। खारिया में अर्तुगरुल गाजी चौक का शानदार इफ्तिताह किया गया। रंगारंग तकरीब में ड्रामे के किरदारों ने भी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं खारिया से नदीम गिलानी की रिपोर्ट में। तुर्क इस्लामी ड्रामे अर्तुगरुल के पाकिस्तान में चर्चे। खारिया में चौक को अर्तुगरुल गाजी से मंसूब कर दिया गया। अर्तुगरुल गाजी चौक का इफ्तिताह तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के फनकारों ने किया। चौक के इफ्तिताह के मौका पर रंगारंग गुब्बारे फिजा में छोड़े गए। अर्तुगरुल गाजी यादगार की इफ्तिताही तकरीब में फूड फेस्टिवल, बच्चों की फेस पेंटिंग, पेट शो में दीगर मुकाबलों का भी एहतमाम किया गया था। इस मौका पर बच्चों की खुशी दीदनी थी। मैं अर्तुगरुल की कास्ट से मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इनसे ऑटोग्राफ भी लिया और उनके साथ बहुत सारी पिक्चर्स भी ली। दरवेश से मिलकर बहुत खुश हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने उनके साथ लंच ब्रेक किया। अर्तुगरुल ड्रामे के किरदारों को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। और सरगोधा में छोटे ताजिरों को सहूलियात की फराहमी के लिए चैम्बर्स ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री की बुनियाद रख दी गई है। ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी में मुल्क भर से चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर और ओहदेदारों ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। अजद मुनीर हमें इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। कॉटेज इंडस्ट्री के फरोग और छोटे ताजरों के मसाइल हल करने के लिए सरगोदा चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री की बुनियाद रख दी गई। हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मुनासिब प्लेटफॉर्म न होने के बाइस अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार छोटे ताजरों ने चैम्बर के क़याम को खूब सराहा। ये बड़ा एक मुश्किल काम था जो उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह वो सरगोदा की बिजनेस कम्युनिटी के लिए अपना एक रोल प्ले करेंगे। आज जो दिया इन नौजवानों ने जलाया है, शेख हासिम इकबाल ने जलाया है, इसकी टीम ने जलाया है, ये बहुत मेहनत के बाद इन्हें ये इसका अल्लाह ताला ने समर अता फरमाया है। शुरका ने चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री की तश्कील को छोटे ताजरों के मसाइल हल करने समेत मुल्क की माशी तरक्की के लिए अहम कदम करार दिया। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इंशाअल्लाह ताला अपने जो ताजरों के मसाइल हैं हम उनको हर सूरत पूरा करेंगे। इंशाअल्लाह ताला उनके एतमाद पर पूरा उतरेंगे। ताजरों का कहना था कि बड़े सनत
دستکاروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بہترین فورم ہیں، جن کے ساتھ مل کر چھوٹے تاجروں کے حقوق سمیت ملکی معیشت کی بہتری کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ کیمرامین رشید رانا کے ساتھ اسجد منیر، 92 نیوز، سرگودا۔ ناظرین، BRT منصوبے میں شامل ایک اور سنگ میل کو عملی جامہ پہنا دیا گیا ہے۔ پشاور میں اب BRT کی بسز کے ساتھ ساتھ جدید سائیکلز بھی دوڑتی دکھائی دیں گے۔ 25 بس اسٹیشنز کے قریب سائیکل سٹینڈز قائم کر دیے گئے ہیں۔ پشاور سے ذیشان کا کخیل کی رپورٹ دیکھیے۔ BRT کے مسافروں کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہے۔ اب BRT میں سفر کرنے والوں کے لیے اسٹیشن سے ان کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جدید سائیکلوں کی سہولت بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ اب پشاور شہر کی سڑکوں اور گلیوں پر زو بائی سائیکل بھی دوڑتی دکھائی دے گی۔ بہت ہم ایکسائٹیڈ ہے اس کے بارے میں، کیونکہ یہ جو سائیکل ہے ہمارے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ ہمارا وقت بھی بچے گا اس میں۔ سائیکل تو ویسے بھی ایکسرسائز کا بھی ذریعہ ہے اور ہم انجوائے بھی کریں گے۔ BRT میں رش بھی ہے۔ زو بائی سائیکل سروس BRT کے ہر اسٹیشن پر فراہم کی جائے گی۔ 32 کے قریب ڈاکنگ اسٹیشنز ہیں شہر کے مختلف مقامات پہ، یہ قائم کیے گئے ہیں، جس میں سے 25 کے قریب فعال ہیں، اور جو 7 اس پہ جو کام ہے وہ آخری مراحل میں ہے، اور ان قریب وہ بھی فعال ہو جائیں گے۔ 3000 روپے سیکیورٹی فیس کی ادائیگی پر صرف مرد نہیں بلکہ خواتین بھی اس سائیکل سروس سے استفادہ کر سکتی ہیں۔ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ہر شہری کو یومیہ 15 روپے کا پیکج، 15 روزہ 100 روپے کا پیکج اور ماہانہ 200 روپے کا پیکج لینا پڑے گا، جس کے بعد وہ یہ سائیکل 10 روپے سے لے کر 40 روپے فی گھنٹے میں حاصل کر سکتے ہیں۔ سائیکل کو 3 دن اپنے پاس رکھنے پر 60 روپے فی گھنٹہ دینے پڑیں گے۔ BRT سائیکل کوئی عام سائیکل نہیں، اس پر سواری کا اپنا ہی مزہ ہے۔ کیمرامین اجمل خان کے ساتھ ذیشان کا کخیل، 92 نیوز، پشاور۔ ناظرین، خبر یہ بھی ہے کہ بلوچ کلچرل ڈے کے موقع پر کراچی کے ساحل پر بلوچی ثقافت کے رنگوں کی بہار آ گئی۔ وادی بولان کی کانوں میں رس گھولتی مدھر دھنوں اور روایتی رقص نے سما باندھ دیا۔ کراچی سے ابراہیم رند ہمیں رپورٹ کریں گے۔ کراچی کے ساحل پر بلوچی ثقافت کا دن، وادی بولان کے خوبصورت رنگ ہر سو چھائے رہے، ڈھول کی تھاپ پر روایتی رقص ہوا، رباب کے تار بھی چھیڑے گئے۔ بلوچ کلچر ڈے منانے کے لیے آنے والے شرکا نے کہا کہ بلوچی ثقافت قدیم اور امن پر چار کرتی ہے۔ ہم پاکستانی قوم ہے، لیکن یہ سارے کلچر اس لیے منائے جاتے ہیں تاکہ ہم اس میں اچھے جو خوبیاں ہیں اس کو دوبارہ اجاگر کریں، معاشرے میں بے انصافی ختم کریں۔ یہ ہمارا کلچر ہے، کلچر کو جو ہے نا فروغ دینے کے لیے ہم اپنے کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے ہر سال یہاں آتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بیسیکلی ہم تو ہے پختون، لیکن ہم بلوچ برادری کے لیے آئے ہیں ان کے ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ بہت مزہ آیا، اور یہ لوگ بہت پیار اور محبت والے لوگ ہیں۔ بلوچ کلچر ڈے کے موقع پر روایتی بلوچی لباس اور پگڑیاں پہنے بچوں نے بھی سب کی توجہ اپنی جانب خوب مبذول کرائی۔ ملک بھر کی طرح شہر قائد میں بھی بلوچ بھائی اپنے کلچر کو مختلف انداز میں منا کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیمرامین فرحان حنیف کے ساتھ ابراہیم رید، 92 نیوز، کراچی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز۔